वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मैंने एक लास्ट वीडियो गोल्ड के ऊपर डाली थी और उस पे काफ़ी कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि भाई आप रियल एस्टेट पे वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो बात ये है कि अगर आप मेरा चैनल जाके देखेंगे ना तो उसमें आपको 1200 के करीब वीडियोस मिलेंगी और जो रियल एस्टेट की टोटल वीडियोस हैं वो मेरे ख्याल से हार्डली 150 वीडियोस हैं। वो मुझे इस तरह से पता चला कि मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बनाता हूँ रियल एस्टेट की, उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 144 वीडियोज़ के करीब रियल एस्टेट की थी, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी टूर्स होते हैं या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई वीडियो होती है वो भी उसी के अंदर है। इस वीडियो को भी हम उसी वीडियो में डालेंगे, उसी प्लेलिस्ट के अंदर डालेंगे। तो मेरे साथ आज उस्मान भी मौजूद हैं। पहले मैं उस्मान को लेकर आता हूँ और उसके बाद उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ वन बाय वन, ताकि हमारे पास ये एक कोहेरेंट रहे चीज़ें। ये ना हो कि हम आगे पीछे बात करना शुरू कर दें। इसमें मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ये भी करूँ कि चैप्टर्स बना लें ताकि आपको चैप्टर्स नीचे नज़र आ जाएँ। सो उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वली क्या भाई। हाल है? क्या हाल है? स्क्रीन चेक कर खैरियत लें से क्योंकि आप? आज हमारे साथ कोई भी नहीं है। जी। इत्तेफाक से मेरे पास अपना कैमरा और मेरा ये जो माइक्स वगैरह होते हैं ये हमेशा होते हैं। तो हम्म। मैंने कहा कि यहीं पर एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। सो उस्मान, कैसे हैं सबसे पहले? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं वली भाई, क्या ज़बरदस्त। क्या कुछ तो है? मार्केट इंसाइट के लिए उस्मान, सलमान, महमूद ये सारे हमारे साथ होते हैं। तो मुझे क्योंकि अब हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो पूरा फियास्को चल रहा है इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो चुके हैं, बल्कि 21 डेज़ हो गए हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा फीडबैक ली जाए। इससे पहले भी हमने वीडियोज़ बनाई हैं। मेरा एजेंडा इस तरह से है क्योंकि मैंने एज आई सेड कि चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ दुबई रियल एस्टेट, व्हाट हैपेंड व्हेन द लास्ट सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन अराउंड द वर्ल्ड। और अगर कंपैरिजन करें 25 से 26 के दरमियान की जो Q1 गुजरा है, क्योंकि Q1 ऑलमोस्ट एंड हो गया, तो उसमें क्या इम्पैक्ट आया हुआ है ड्यू टू दिस। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो करंटली जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। लेट्स से किसी ने ऑफ प्लान में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने रेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास और एक और क्वेश्चन था आपके लिए कि अच्छा, वो क्वेश्चन से पहले जो लोग इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं उस्मान से भी बात करूंगा और मैं खुद भी थोड़ा सा अपना फीडबैक दूंगा। जिनके पास पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड दे आर जस्ट ऑन द साइड लाइन्स के वो क्या करें। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेगमेंट है रियल एस्टेट का वो कौन सा है ड्यू टू दिस वॉर सिनेरियो। फिर आखिर में डिस्ट्रेस डील्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रेस डील्स अवेलेबल हैं, नहीं हैं, अवेलेबल हैं तो क्या सिचुएशन है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करनी है। तो सबसे पहले क्या सिचुएशन है यार रियल एस्टेट की? अच्छा, दुबई रियल एस्टेट की अगर बात करें, अगर पास की बात करें, काफ़ी बूम रहा, काफ़ी अच्छा रहा, और उसको कंपेयर करना चाहूँ अभी करंट मार्केट से, तो यकीनन थोड़ा स्लो डाउन तो है। लेकिन इस स्लो डाउन में भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हमारे पास। उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं कि क्या कुछ मौजूद है। तो और मतलब बेसिकली वाइब्स कैसी हैं लोगों की, लोग क्या पूछ क्या रहे हैं, जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या पूछ रहे हैं? देखें, इस वक्त नॉर्मली इन्वेस्टर्स डिस्ट्रेस डील्स के बारे में मालूमात कर रहे हैं कि इस वक्त अच्छे प्राइसेस में हमें क्या चीज़ मिल सकती है। हम्म। और मार्केट की अगर आप ट्रेंड्स देखें, दुबई मार्केट के लास्ट 15-20 ईयर्स का ट्रेंड देखें, तो वो साइकिल्स हैं। उन साइकिल्स में एक बूम आता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ जाती है थोड़ी सी मार्केट, करेक्शन होती है, फिर बूम आ जाता है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है मार्केट। तो ये मेरा ये ख्याल है कि वो थोड़ा सा करेक्शन वाला फेज़ है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी डील्स मौजूद है मार्केट में। और जो लोग प्लान कर रहे थे पहले से, तो यकीनन उनके लिए हाँ, जो इस साइड लाइन ये पर थे। टाइम बहुत अच्छा है। सही। तो अच्छा, कुछ आइडिया है कि लास्ट कुछ इस तरह के जो इवेंट्स हुए थे ग्लोबली तो उसमें क्या सिनेरियो रहा था, और अगर हम उसको दुबई से कंपेयर करें? मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स भी बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि इराक वॉर की अगर बात करें या फिर आप रिसेशन के टाइम की बात करें, और फिर उसके बाद भी अगर टाइमलाइन पे देखें ना, 4-5 मेजर इवेंट्स हैं इन लास्ट 15 ईयर्स के। एक वो रिसेशन वाला है, उसके बाद फिर वो 2014 का जो ऑयल प्राइस की वजह से क्रैश आया था, फिर 2018 में हमारे पास ओवर सप्लाई थी मौजूद, और उसके बाद कोविड लास्टली था। फ्लड से आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आया था सो मार्केट में। बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 जब यस। वो फाइनेंशियल क्रंच आया था। फिर 2014 जब 14 के बाद से ऑयल प्राइसेस नीचे जाना शुरू हुई थी तो हम्म। उस वक्त जो है ना अनअट्रैक्टिव हो गया था। लोग ये डर रहे थे कि यार यूएई या ओवरऑल इस रीजन के अंदर ऑयल प्राइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी इकॉनमी चल रही होती है, तो हो सकता है ऑयल प्राइसेस जो डाउन हुई है उसकी बिल्कुल। वजह से इम्पैक्ट आए। फिर 2017 18 19 हम्म। 18-19 के अंदर ड्रॉप आया था जी। ओवर इन्वेंट्री की वजह से, ओवर सप्लाई थी ओवर मार्केट सप्लाई में की वजह से। मौजूद। यस। फिर 2020 के अंदर तो वो कोविड का सिनेरियो बन गया था। जी। लेकिन उससे इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आया था मेरे ख्याल से, क्योंकि उससे पहले ही इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था। हम्म। फिर थोड़ा बहुत फ्लड के अंदर जो लोगों ने एप्रीहेंशन शो की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्लड के अंदर पूरी दुनिया जिस तरह से नेगेटिविटी दे रही थी दुबई के हिसाब से, उसमें मेरे नहीं ख्याल के कोई इम्पैक्ट आया था। जबकि जो ओ। हेडलाइंस पूरी दुनिया में देखें यस। तो वो दुबई दुबई ही दुबई चल रहा था हेडलाइंस बिल्कुल। के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही था, और वो बहुत ही एक शॉर्ट टर्म, मेरा ख्याल है कि हमें
उस चीज़ को रिकवर करने में 5 से 7 दिन लगे थे और चीज़ें रिकवर हो गई थी। तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मेजर इवेंट था वो, लेकिन हाँ उसके बाद एक और मेजर इवेंट यूक्रेन वॉर थी। और इनके इम्पैक्ट या कैसे रहे, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, रिसेशन की तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव था इम्पैक्ट। उसके बाद 2014 का भी नेगेटिव था, अप टू 15% 20% वो मार्केट जो है वो नीचे चली गई थी। रिसेशन में तो 50 to 60% डाउन हुई थी यस ना यस, रिसेशन रिसेशन में काफ़ी नीचे तो चली गई थी पॉइंट यही मार्केट। होता है कि वहाँ पर मैंने ये देखा है कि दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो सीख रही होती है अपनी जो भी पास्ट होता है। तो यस उसमें जो रिसेशन आया था, बिल्कुल। ग्लोबल रिसेशन आया था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जिसमें वो आपकी इम्प्रूवमेंट की थी एस्क्रो अकाउंट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 60% के करीब का डिप आया था रिसेशन में। रिसेशन के टाइम के ऊपर। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2014 में जो कि ऑयल प्राइस का क्रैश था, 15 से 20% का मार्केट में जो है ना वो हमने नोटिस किया करेक्शन आया था। हाँ 2018 में भी मोर लेस इतना ही था करेक्शन। फिर उसके बाद जब कोविड आया था तो कोविड में समझे 10 से 15% का करेक्शन था। लेकिन उसके बाद जो दुबई, वो जो मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो उस साइकिल में सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि दुबई की मार्केट वो बहुत तेज़ी से रिबाउंड करती है और बहुत तेज़ी से जो है ना वो अपने आप को स्टेबलाइज करती है। तो कोविड के बाद जो है उसके बाद फिर यूक्रेन वॉर का जो मामला आया था, तो उससे तो आप देखें कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में, और वो पॉजिटिव में थी। वहाँ उस टाइम में हमारे पास करेक्शन कोई नहीं देखी गई, इनफैक्ट इनफ्लो इतना था पॉपुलेशन का। अगर आप देखें 2024-2025 के स्टेटिस्टिक्स, तो मार्केट के प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। और अभी भी जो हमको जो करंट सिनेरियोज़ हैं और जो शुरू के 20 दिन की जो भी ये क्राइसिस जनरेट हो गए हैं, उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग के अभी जो भी मामला चलेंगे, जैसे अभी वी आर जस्ट वेटिंग के कब ये पॉजिटिव कोई चीज़ें होती, कब वॉर जो है वो सेटल डाउन होती है, तो उसके बाद हम देखेंगे जो रिबाउंड का फेज़ है ना वो बहुत तेज़ी से होगा। वैसे वॉर की बात की तो हम आए भी ऐसी जगह पर हैं, इस वक्त मंजर पार्क के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है पार्किंग अवेलेबल ही नहीं थी। फिर आखिर में आकर मुझे पता चला बाद में कि जब मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मंजर पार्क पूरा जो है वो रेनोवेशन के लिए, जो बीच है वो बंद हुआ हुआ है, पार्क तो खुला हुआ है। ये जो पूरी ट्रैफिक नज़र आ रही है ये सिर्फ पार्क के लिए, वरना इमेजिन करें कि अगर बीच खुला होता तो फिर क्या सिचुएशन होती। तो आप किसी भी बीच पे चले जाएँ, किसी भी मॉल में चले जाएँ, जो रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं वहाँ पर कोई मसला नहीं है। वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अगेन फिर वही बात करते हैं कि भाई ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। यही पॉइंट है कि ऑलमोस्ट 2000 प्लस ड्रोन्स प्लस मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स का इम्पैक्ट हुआ है। बट 95% आई थिंक उनका इंटरसेप्शन रेट है, और विच इज़ अनदर पॉइंट कि दुबई ने किस तरह से इन चीज़ों को डिफेंड किया है। जो सॉफ्ट पावर थी दुबई की वो तो अपनी जगह थी, बट ये जो इनकी डिफेंस है वो भी प्रूव हुआ है। मतलब पूरा जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर उठा के देख लें, आपको सबसे बेहतर जो डिफेंस रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी रहा है और सबसे ज़्यादा डिफेंस भी रहा है। एक और चीज़ मैं इसमें बोलूँगा यहाँ पर कि जो हमने रेसिज्म का इंसिडेंट्स देखे थे 9/11 के बाद अगेंस्ट मुस्लिम्स, वो यहाँ पर आप देख लें कि इस वक्त मेरे ख्याल से ईरानी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कोई 5 लाख से 8 लाख के दरमियान है। आई एम नॉट 100% श्योर कि कितना है, लेकिन एक भी रेसिज्म का इंसिडेंट आपको नहीं मिलेगा। और अगर कुछ इस तरह से होता है तो अथॉरिटीज़ उस तरफ से जो है वो एक्शन नज़र आता है। यहाँ पर मुझको एक और चीज़ पूछनी थी कि जो करंटली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो करंट इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो रेडी प्रॉपर्टीज़ में किया हो, चाहे ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में किया हो, किसी भी स्टेज पर हो, वो क्या करें और उनके लिए क्या इस वक्त क्या सिनेरियो है जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं, जो सही लोग रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, बस वो एक बात आपकी मैं मज़ीद ऐड कर दूं, जो अब तक का क्लेम था कि भाई सेफेस्ट सिटी है, वो प्रूव भी हो गया है, हाँ ठीक है। और उसके बाद इस प्रूफ होने के पीछे गवर्नमेंट के वो इंस्टीट्यूशन है जो सारे काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं। और जो फाउंडेशन दुबई रियल इस्टेट के बहुत स्ट्रॉन्ग है। करंट सूरत हाल में घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। यकीनन जो थोड़ा सा स्लो डाउन है आप देखेंगे, दुबई रियल इस्टेट में कोई भी या इन जनरल रियल इस्टेट में कोई भी 1-2 दिन के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। जो हम अभी पाइपलाइन में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ऑन गोइंग है। कोई स्लो डाउन नहीं है, कोई रुका नहीं कोई है कोई प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट नहीं रुका। जो डेवलपर्स ने इन द बिगनिंग ऑफ 2026 जो प्लान्स दिए थे वो एज़ पर द प्लान चीज़ें उसी तरीके से अलाइंड है और लॉन्चेस जो हैं वो आ रही हैं। देखें, एक तो चीज़ ये है कि जो आपकी होल्डिंग है हो सकता है वो थोड़ी सी आपको मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग करना देखिए पड़े। वो तो हम हमेशा से बात करते हैं ना, जो बंदा ऑफ प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है या किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर वो लेवरेज पे इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि ऑफ प्लान भी लेवरेज ही होती है, या फिर आप कोई भी मॉर्गेज की प्रॉपर्टी लेते हैं वो लेवरेज होती है, तो आपको क्वेश्चन तो रखना पड़ता है कम से कम 3 4 5 महीने 6 महीने का। अगर आप पेमेंट किसी भी वजह से प्रॉब्लम आती है तो आपको पेमेंट्स तो करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये सोचा हो कि भाई आज मैंने ये प्रॉपर्टी ली है और लेट्स से
2 साल बाद मुझे फ्लिप करनी है, तो मैं फ्लिप के हिसाब से ही चलूँ। आपको दूसरा पॉइंट भी हमेशा हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, महमूद सलमान और उस्मान जब भी हम बात करते हैं, हमेशा ये पॉइंट होता है कि एग्जिट एटलीस्ट आप हैंडओवर तक अपने पैसे रखना है, और उसके बाद अगर कुछ फ्लिपिंग का सिनेरियो बनता है तो हो सकता है, वरना यूजुअली मैं तो एटलीस्ट यही कहता हूँ कि आपको अपना पूरा कैश फ्लो तैयार रखना चाहिए। जो भी आप लोगों के प्लान्स हैं उसको देखते हुए आपको टाइम जो है ना, उसको शायद हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 साल में, अब वो टाइम बढ़ जाए, वो 3 साल में हो जाए। एक चीज़ ये है, अच्छा, ये डिले हो सकते हैं प्रोजेक्ट? ये डिले हो सकते हैं। देखें, ये एक साइकिल है, इस साइकिल में अभी एक इम्पैक्ट आया है, इस इम्पैक्ट की वजह से कुछ शायद करेक्शंस मार्केट में एक्सपेक्टेड हैं। उन करेक्शंस के बाद चीज़ें दोबारा से स्टेबलाइज होना शुरू होंगी, और स्टेबलाइज होने के बाद फिर एक पीक आएगी। और इस पूरे फेज़ में जो भी ये प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में मुझे जो लगता है ना, वो तकरीबन साल 1.5 साल लग सकता है। अच्छा। और इन साल 1.5 सालों में आपके पास अपना कैश फ्लो इस तरह होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को गुजार सकें और इन चीज़ों को कोप अप कर सकें। फाइनली जब आप यानी कि हैंडओवर का जो एक पीक टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर जब आप पहुंच जाते हैं तो यकीनन आपको रिटर्न्स वो बराबर मिलते हैं। ये तमाम इम्पैक्ट जो है ना, वो 6 से 12 महीनों के दौरान ही जो है ना, वो सारी चीज़ें दोबारा से सो सो रिवाइव हो पॉइंट ये जाएंगी। है कि अभी आपको एटलीस्ट होल्ड करना है। चाहे आपकी प्रॉपर्टी अगर आप अभी सेल करने जाएंगे तो आई एम श्योर यस, उसको वो नहीं मिलेंगे आपको पैसे, और बिल्कुल। वैसे भी नहीं मिलते। ऑफलाइन प्रॉपर्टी को अगर आप ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉर सिचुएशन, अगर आप वैसे भी ट्राई करते कि मैं बेचने जा रहा हूँ अपनी कोई प्रॉपर्टी 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, तो वो तो नहीं बिकेगी आपको। हम हम्म। पहले भी मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें। ये कोई बहुत ये 2022 वाली मार्केट तो है नहीं कि आप जो चीज़ आप मिले आप उसको जो है ना वैसे ही फ्लिप कर दें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हम्म। राइट, तो वो आप नहीं कर सकते, इमीडिएट फ्लिप तो नहीं कर अभी सकते। इमीडिएट फ्लिप में देखें, फिर वो नुकसान है। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो दिस इज़ अ गुड टाइम टू सेल। और दूसरी बात यह है कि हाँ, जो लोग पहले से प्लान कर रहे थे, 2-3 महीनों से प्लान कर रहे थे कुछ बाय करने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस वक्त मार्केट के प्राइसेस वो नीचे आ रहे हैं, और थोड़े से जो करेक्शन नज़र आ रही है 5-10% की, वो कम प्राइसेस में जो है पैसे या अच्छी डील्स बाय कर सकते हैं। तो इन समरी बेसिकली जो ऑफलाइन प्रॉपर्टीज लेके बैठा हुआ है उसको तो किसी भी तरह से उसको टाइम गुजारना है। हम्म। आई थिंक इट्स पॉसिबल कि आपका जो डेवलपर है उससे आप बात करें और वहाँ पर वो आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करें, शायद पेमेंट प्लान के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवाएं। तो हम्म। इट इज़ ऑल पॉसिबल। जो आपका ब्रोकर है उससे थोड़ा सा बात करके आप इस चीज़ को अरेंज करवाएं कि अगर कैश फ्लो का कुछ मसला है तो आप उससे बात करें डेवलपर से। दे आई थिंक दे शुड बी अकोमोडेटिंग। अगर बात करें 25 से 26 के दरमियान का जो पीरियड था, 25 Q1 का और 26 का Q1, इसमें क्या अभी ऑल्दो कि हम 5 ये जो मंथ है मार्च का, इसमें हम ऑलमोस्ट पूरा मंथ ही ऐसा है जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आएगी। तो हम्म। Q1 गुजर जाएगा जब तक ये ख़त्म होगा, तो हमें स्लो डाउन नज़र आ रहा है कंपेयर टू 25। यस, कंपेयर टू 2025 जो Q1 है उसमें यकीनन स्लो डाउन है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये हालात जो है वो जल्दी नॉर्मलाइज की तरफ जाएंगे, जल्दी जो है ये चीज़ें वॉर, वो जो वॉर टाइम है, वो जैसे ही फेज़ ख़त्म होगा तो बहुत तेज़ी से रिबाउंड आएगा हाँ, और वो वही बहुत बात तेज़ी है, से क्रिस्टल चीज़ें। बॉल किसी के पास नहीं है। ये जी। तो ये चीज़ जब समझ में आएगी जब थोड़ी सी चीज़ें स्टेबलाइज होंगी। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स से मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स के पैसे मौजूद हैं, या लेट्स से मैंने सोचा हुआ था वॉर से पहले कि मुझे इन्वेस्ट करना है, या लेट्स से मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मौजूद है, सो शुड आई जंप इनटू द इन्वेस्टमेंट्स और नॉट? अब इसमें बिफोर गोइंग टू दुबई रियल एस्टेट में एक छोटा सा अपने तरफ से भी पॉइंट दे देता हूँ कि आप अभी देखें जितनी भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास हैं, बी इट गोल्ड, बी इट यूएस के स्टॉक्स, बी इट पाकिस्तान के स्टॉक्स, बी इट इंडियन स्टॉक्स, कुछ भी आप ले लें, सारी चीज़ें नेगेटिव में हैं। कुछ 15% नेगेटिव में, कुछ 10% नेगेटिव है, कुछ 20% नेगेटिव है थ्रू आउट। क्योंकि वो ऑयल प्राइसेस सर्च कर रही हैं, तो ये एक अलग पूरा टॉपिक है कि इसमें अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं कि अगर लोग कहें कि भाई हम इंडिया की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कि आपके जो रुपये है वो अब इस पोजीशन पर रहेगा कि नहीं रहेगा। पाकिस्तान का रुपये काफ़ी अरसे से स्टेबल रहा था, पिछले 2-3 साल से। इंडियन रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। इस साल ऑलमोस्ट कोई 1 साल का देखें तो ऑलमोस्ट 7% का डिप्रिसिएशन आ चुकी है उसके अंदर। इसी तरह से पाकिस्तान, क्योंकि अब ऑयल प्राइसेस प्रोलॉन्ग अगर टाइम पे रहती हैं ऊपर, जो कि ये इशू है, इसकी वजह से अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर रहती हैं तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस आएंगे, उसके अंदर आपका रुपी के ऊपर प्रेशर आएगा। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे रुपी के अंदर, तो वो आपको एक ऑटोमेटिकली एक डिवैल्यूएशन की तरफ आपको लेके जाएगी। सो ये सारी चीज़ें समझते हुए, चाहे स्टॉक्स हो जाए, चाहे रियल एस्टेट हो जाए, एल्सवेयर, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ वॉर की वजह से दुबई की रियल एस्टेट लेट्स से 20% डाउन हो गई है, तो उसमें ही सिर्फ 20% आपको नज़र आ रहा है।
लेकिन अगर किसी एल्सवेयर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या सब कुछ सही है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की, और अपने पास होल्डिंग पावर रखना इज़ द की। सो अब मैं आता हूँ दुबई की प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये वली भाई एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था यहाँ हाँ। पर कि देखें, वॉर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही, वॉर मे कॉज के वो मार्केट क्रैश हो, लेकिन अभी तक क्रैश होने का कोई मामला नहीं है यहाँ पर। वॉर जो है वो अभी भी देखें, अभी 20 दिन हो गए हैं, तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको हर दूसरी डील कोई डिस्ट्रेस डील मिल रही हो। अभी हम पिछले दिनों बात भी कर रहे थे, मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में इनरोल हूँ फेसबुक पे, या फिर हमारे जो यहाँ के लोकल पोर्टल्स हैं, आप जाएं वहाँ पे आपको डिस्ट्रेस डील की पहले डेफिनेशन को समझ लें। डिस्ट्रेस डील वो हो ना जो 15-20% नीचे हो मार्केट से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर वो हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन द मार्केट, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, बहुत रेयर ही हैं। जो जिन लोगों के शायद इस वक्त कैश फ्लो के इश्यूज़ आ गए हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ गई, वही लोग एग्जिट कर रहे हैं। जो कि मैं ये समझ रहा हूँ कि नॉर्मल दिनों में भी डिस्ट्रेस डील्स आती जाती रहती है। यस, बिल्कुल। अच्छा, अगर अब मैं बात करूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, लेट्स से बी इट ऑफ प्लान बी इट रेडी प्रॉपर्टीज, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं किसी के पास अगर पैसे हैं। एज आई सेड, किसी के पास पैसे हैं, सबसे पहले तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास अगले 2-3 साल का एक्सपेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आपको फिर ये सोचना है आपको कहाँ लगाने हैं, स्टॉक्स में लगाने हैं, रियल एस्टेट में लगाने हैं, स्टॉक्स में कहाँ लगाने हैं, यूएस में लगाने हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, यूएई में लगाने हैं लेट्स से, और रियल एस्टेट में लगाना है। तो अगर रियल एस्टेट में लगाना है तो उस्मान फिर बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं। रियल इस्टेट में इस वक्त डायरेक्टली डेवलपर की तरफ से बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा डेवलपर जो है वो 10% और मोर देन 10% चीज़ों को ऑफर कर रहे थे। उसके अलावा हमने देखा DLD वेवर्स के ऑफर्स आए हुए थे मार्केट में। कंपैरेटिव एनालिसिस पे आपने एक वीडियो की थी जिसमें कि रेडी वर्सेस ऑफ प्लान में जो चीज़ें दिखाई, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था डिस्ट्रेस डील्स के ऊपर। बिल्कुल यार, वो मैंने जो वीडियो बनाई थी ना वो इसी पॉइंट पे बनाई थी कि ऑफ प्लान रीसेल के अंदर इस वक्त आपको कहीं कहीं डिस्काउंट के ऑप्शन मिलेंगे। लेट्स से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन उस 10% का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑफ प्लान रीसेल का मतलब ये है कि आप वही अगेन ऑफ प्लान पे जा रहे हैं, आपका पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको उसी पेमेंट प्लान पे जाना होगा जिसमें एक्चुअल में वो बंदा था। प्लस ये कि उसके अंदर जब आप रीसेल कर रहे होते हैं ऑफ प्लान के अंदर, तो उसके अंदर आपको DLD भी देना होती है, आपको हर तरह की फ़ीस उसमें जा रही होती है। जी, सो कमीशन वगैरह भी जा रहे होते हैं। सो इसलिए 10% अगर मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, 20% तक कोई चीज़ मिलती है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन दिस मार्केट राइट नाउ इवन। लेकिन 20% जो चीज़ मिल रही है वो हो सकता है पहले भी 20% के ऊपर ही बिल्कुल, अवेलेबल हो, डिस्काउंट के ऊपर, क्योंकि शायद बिल्कुल। उस बंदे ने गलत डिसीजन ले लिया हो। यस, यस, सो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने अलग से बात की हुई है। यस। हाँ, डायरेक्टली जो डेवलपर दे रहे हैं अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। तो क्या किस तरह के प्लस डिस्काउंट दे रहे हैं? अब देखें बहुत सारों में DLD वेवर मिल रहा है, एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। प्लस अभी तो कुछ डेवलपर्स हैं वो देखें आपको जो वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ कार वो दे रहे हैं, वो अप हाँ, टू वो 10% है। मैंने उसकी बात भी की थी अपनी वीडियो में कि हम डेवलपर का नाम तो नहीं ले रहे, बट उन्होंने जो गाड़ियों का अनाउंसमेंट की थी, हम गाड़ी दे रहे हैं, वो उसकी जो टोटल वैल्यू थी विद DLD वेवर तो तकरीबन 15% के करीब बन रही थी। तो 15% का डिस्काउंट डायरेक्ट आपको डेवलपर डेवलपर दे दे रहा रहे है। हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही वो है। वो ऑफ कोर्स प्राइस में नहीं आ रहा, लेकिन आपको क्योंकि कार मिल रही है तो कार की प्राइस और प्लस DLD के अंदर जो है वो उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर कोई बंदा रेडी में जाना चाहता है तो ऐसी डिस्ट्रेस डील्स मौजूद हैं कि जिसमें कि 10-15% मार्केट से बिलो प्राइस आपको इस वक्त मिल रहा है, तो वो भी ऑप्शन है। लेकिन अगेन चैलेंज वही है कि फिर आपको वन शॉट में वो पूरा पेमेंट करना होगा। जो लोग प्लान कर रहे थे तो वो इस वक्त डिस्ट्रेस डील से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डेवलपर की तरफ से अच्छे डिस्काउंट ऑफर हो रहा हो, या फिर रेडी प्रॉपर्टी पे जो भी आपको 10-15% नीचे मिल रहा है मार्केट में, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त बाय करने का। तो जो ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं एक जगह देख भी रहा था और हमने प्रीवियसली भी एक्सपीरियंस किया है कि जो प्रॉपर्टीज़ लेट्स से 3 साल की पेमेंट प्लान के ऊपर हैं, अगर किसी को ऑफ प्लान रीसेल के ऊपर लेनी है तो सबसे बेहतर टाइम कौन सा होता है इसके अंदर? देखें टाइमलाइन के ऊपर अगर आप देखें, जनरली 3 साल का जो है वो कंस्ट्रक्शन टाइम होता है। उसमें फ़र्स्ट 2 ईयर्स जो होते हैं ना, अगर आप उसको देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं आती है। तो बेस्ट टाइम इसके ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि अबाउट टू हैंड ओवर है विद इन 6 मंथ टू 12 मंथ्स, तो उन प्रॉपर्टीज़ में अगर आप पैसे इंजेक्ट करते हैं तो यकीनन वो जो लास्ट ईयर का मैक्सिमम रैपिड अप्रिसिएशन है वो भी आप गेन कर सकते हैं। और क्योंकि हैंड ओवर पे तो पीक आनी ही है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते अच्छा, वो आती मेरे ख्याल से इसलिए है कि लोगों के पास जो है वो पेमेंट प्लान के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, हैं। वो चाहते हैं कि फिर उससे एग्जिट करें, यस। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे अभी दिमाग में आया कि क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, सो लेट्स से शॉर्ट टर्म रेंटल, लॉन्ग टर्म रेंटल, या हाई एंड या लो एंड या मिड मिड टियर,
तो कौन सा इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, जो हम देख सकें कि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स? वली भाई, इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि जो सिचुएशन है उसकी वजह से टूरिज़्म की इंडस्ट्री इम्पेक्ट हुई है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म रेंटल्स में जो है वो कमी आई है। और अगर आप देखें, जो लोग शॉर्ट टर्म पहले प्लान करते हैं वो मूव कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म की तरफ ही जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इस वक्त स्टेबलाइज है, लॉन्ग टर्म पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा हम्म। है। अगेन इट इज़ टू अर्ली, अभी इम्पेक्ट शायद आगे चल कर आए, लेकिन आज ही पॉजिटिव कोई न्यूज़ आ जाती है तो यकीनन वो चीज़ें दोबारा रिबाउंड हो जाएंगी। लेकिन ये प्रोलॉन्ग होता है तो फिर हमें अगेन वो थोड़ा सा असेस करना पड़ेगा कि क्या इम्पेक्ट है, कितना इम्पेक्ट है, फिर उसके बाद ही हम कुछ आपको क्लियर बता सकते हैं कि क्या चीज़ है। हाँ, तो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे तो इम्पैक्ट आया है, लेकिन वो ऑफ कोर्स लोग जो हैं उसको फिर लॉन्ग टर्म पे लेके लॉन्ग जा टर्म रहे की तरफ यही स्ट्रेटजी है हैं। इस लेकिन वक्त। जो मैंने देखा, जो डीएसओ वगैरह की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि ना रेंटल उसमें इंक्रीज़ हुआ है ना कोई डिक्रीज़ हुआ है। वो अपनी जगह पे ही चल रहा है। जो अभी रिसेंट मैंने जी। रेंटल के उसके डेटा देख रहा था, उसके अंदर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज़ टू प्रॉपर्टीज़। और आयरॉनिकली पहले अगर हम वो बात करें कि वो डाउनटाउन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इन डिमांड थी, तो इस वक्त उनके रेट्स, क्योंकि इन डिमांड पहले थी, उनकी प्राइसेस ऑलरेडी हाई थी, तो वो अब अपनी प्राइस को एडजस्ट करेंगे। यस। बट जो रेगुलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर उसमें लोग रह रहे हैं, एरिया डेवलप्ड है, और उसमें कोई उनके एंकर्स हैं आसपास के, कोई ऐसी जगह हैं जो ऑफिसेज वगैरह हैं, तो उसके अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सारी जो सिनेरियो है, जो सारी वीडियो बनाने का मकसद था, वो ये है कि मैं पहली बात तो ये दिखा सकूं कि लाइफ इज़ गोइंग ऑन नॉर्मल हियर। इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फ्लाइट्स कम है इस वक्त मेरे ख्याल से। मैंने एमिरेट एक चार्ट में लगा भी दूंगा यहाँ पर। मैंने देखा था यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा रीबाउंड हुआ है वो एयर अरेबिया और एमिरेट्स में हुआ है, कम्पेयर टू बाकी जितनी भी एयरलाइंस है रीजन की, जिसमें कतर एयरवेज़ या ओमान एयरवेज़ तो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई थी, लेकिन जो इम्पैक्टेड कंट्रीज़ थे उसके अंदर गल्फ एयर हो गई, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रीबाउंड हुआ है वो बेहतर एमिरेट्स के अंदर ही हुआ है, एमिरेट्स और एयर एरेबिया के अंदर, जो कि यहाँ की रीजनल एयरलाइंस है। तो रीबाउंड का आई डोंट हैव एनी डाउट कि जिस वक्त रीबाउंड होगा तो किस तरह से होगा और कौन सबसे ऊपर जा रहा होगा। बट एट द सेम टाइम हमारे पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि हम ये बता सकेंगे कल ये वॉर का बटन ऑफ हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। एवरीथिंग रिलाइज ऑन हाउ सून द सिचुएशन गेट्स इम्प्रूव। और जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपनी जगह पर है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ यहाँ पर जो बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं है, वो यहाँ से नहीं गए, इंक्लूडिंग बहुत सारे वेस्टर्नर्स जो कि यहीं पर हैं। जो यहाँ से लोग गए हैं वो ज़्यादातर टूरिस्ट्स हैं, जो यहाँ स्ट्रैंडेड लोग थे वो फंस गए थे, वो अब इवेंचुअली जा चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब वो पॉइंट तो रहा नहीं है। इनफैक्ट तुम लोगों के पास भी कोई ना कोई डेटा होगा इस तरह का कि जो लोग छोड़ के गए वो कौन से रेजिडेंट्स में थे जो आपकी देखिए, तरह। रेजिडेंट्स में बहुत कम प्रोपोर्शन है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के कुछ जो भी करंट सिचुएशन में जिन लोगों को जो अफेक्ट हुए हैं लोग, वो यकीनन। हाँ, जब किसी की जॉब चली जाएगी और इसमें कोई प्रॉब्लम होती है लेट्स से, तो उन केस तो वो बंदा तो ऑफ कोर्स यहाँ रहना इतना आसान तो नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और भी है इस पूरे सिनेरियो में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह लें कि थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगी। इस या वक्त ट्रैफिक भी उस तरह से नहीं है, क्योंकि एक तो होम स्कूलिंग चल रही है, बहुत सारे लोग अभी ऑफिस में भी रिमोट वर्क कर रहे हैं। सो अब ये चीज़ जब जब दोबारा से इम्पैक्ट पड़े, और फिर रमज़ान भी थे, अब ईद ख़त्म हुई है, तो ये चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आएगा। जो भी आपको बोलता है कि हम बता सकते हैं कि क्या होगा आगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो लोग अफेक्ट हुए हैं यकीनन वही लोग जो है इस वक्त शायद गए हैं। बहुत कम प्रोपोर्शन है, लेकिन स्टिल बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है जो कि इस वक्त यहाँ से कोई ऐसा नहीं हो रहा कि लोग पैनिक होकर भागने में लगे हुए हों। सेकेंडली, जो रीज़न्स हैं, जो मैं पहले भी आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो हमारे रीज़न्स हैं ना, और सिमिलर ही रीज़न है यूरोपियंस के भी, वो सेम है जिनकी वजह से वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और आई होप कि आगे भी चीज़ें वो इसी तरीके से चलती हाँ, रहेंगी। मैं एनालिसिस नहीं देना चाहता कि किसके मोबाइल कहाँ छिन रहे हैं, या हाँ। ड्रोन्स ज़्यादा बेहतर हैं कंपेयर टू मोबाइल छीनने के या गन पॉइंट पे काम होने के, तो वो चीज़ें हम बात नहीं करते। लेकिन ये कि इवेंचुअली जो चीज़ दिख रही है वो अभी भी यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है पुलिस की, हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको एश्योरेंस दे रही होती है कि आप जहाँ पर एटलीस्ट हैं वो सेफ़ है, यू आर सिक्योर्ड। बहुत सारे लोग कमेंट्स नेगेटिव बोल कर रहे होते हैं, इट्स अप टू यू, आपको जो करना है करें। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उन लोगों का स्टेक नहीं होता दुबई में, या उनको नहीं रहना होता, इट्स फाइन। बहुत सारे लोगों को नहीं रहना होता, लेकिन बहुत सारे लोगों का बहुत सारे स्टेक होते हैं, बहुत बहुत सारे रीजंस होते हैं यहाँ रहने के। सो आई होप कि चीज़ें बेहतर हों। अगर उस्मान से कांटेक्ट करना हो तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं उस्मान के साथ। और अगर कोई और इस तरह की वीडियोस देखनी हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें रियल एस्टेट की बात भी होती है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हम देख सकते हैं उनके बारे में बात करना। थैंक यू उस्मान। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।